Good evening, sir. Good evening, dear students. How are you? Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good Can evening, you sir. all listen to me? Yes, sir. Am I audible? Yes, Am I sir. visible to you? Yes, sir. Yes. Payal, Pankaj, how are you? Fine, sir. Good evening, What sir. about you? Nitesh, Fine, sir. Inzamam, आप who कैसे else? हो सर? Monica, Nadeem. I'm very fine. How about you? अल्हम्दुलिल्लाह सर. Mayur. Yes. With lot many gadgets around me and much more students, I'm very excited and happy to have with you. Hello. गुड इवनिंग Yes, सर। sir. गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो? अच्छे सर, आप बताओ। आई एम वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा हूं मैं। आपके साथ जुड़ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इंतजार करता हूं मेरी क्लास कब आएगी, मेरा टर्न कब आएगा। मैं सर से पूछता हूं, सर मेरी क्लास कब रखनी है। आपका रिस्पांस और बेसिक मेरा जो आइडिया रहता है वो ये है कि बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, बच्चों को समझ में आना चाहिए, आपके डाउट्स डिस्कस हों, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। सर डेली ले लो क्लास। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। चलो कोशिश करेंगे, मैं सर से बात करूंगा डेली क्लास की। वेरी गुड। अरे भाई मुझे और नाम कहाँ नजर है। स्वप्निल, हाउ आर यू बेटा? Yes, sir, fine. I'm good, sir. गुड। Sir, this is my first lecture attending your. दिस ओके 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 स्वप्निल, ऑल द वेरी बेस्ट। आई ट्राई दैट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स गो थ्रू यू। Yes, sir, hope I सर will आज क्या करेंगे? हाँ, आज बताता हूं मैं। अभी खुशी अग्रवाल, कैसे हो बेटा? हाय राजपूत, लवली राजपूत। चलो बेटा स्टार्ट करें क्या? Yes, Yes, sir. sir. राहुल एंड हु एल्स इज देयर? नीरज यादव। चलो तो बेटा स्टार्ट कर दें आज की क्लास। हेलो, किसी की तरफ से आवाज नहीं आ रही? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जी ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इन प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव कवर्ड 3 टॉपिक्स। इन टुडेज क्लास we are going to start with one more interesting important topic from the exam point of view। और बेटा जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो भी दूसरे टॉपिक्स की तरह आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आप चीजों को एक एक करके समझें, फंडामेंटली समझें, उनके हर कॉन्सेप्ट को समझें, तो फिर चीजें मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होती। देखिए फिर से आज अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, मैं ये मानकर पढ़ा रहा हूं कि आप में से किसी ने मैथ्स नहीं पढ़ा। ये मानकर पढ़ा रहा हूं कि किसी का भी मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है। और ये मैं मानकर पढ़ा रहा हूं कि आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर पूरा ध्यान लगाएंगे, एक एक चीज समझने की कोशिश करेंगे। जब आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा आसान काम है बेटा। इंपॉर्टेंट इज दैट you understand the concept. Important is that you know कि क्वेश्चन में कहां ट्विस्ट आ सकता है, कैसे ट्विस्ट आ सकता है। मैं खास तौर से उन पॉइंट्स पर एम्फेसाइज करता हूं जहां पर बच्चे गलती करते हैं, जहां ट्विस्ट होता है, जहां क्वेश्चन में कुछ नया मोड़ होता है। और क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, वो फॉर्मूले हैं, शॉर्टकट हैं, वो सब के सब हम डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए मेरे साथ। All the best. So I start today's class with the topic set theory. तो बात करेंगे बेटा हम इस टॉपिक की सेट थ्योरी, जो आपके स्टडी मॉड्यूल नंबर 2 का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं इस टॉपिक में क्या कुछ है जो आपके साथ मुझे डिस्कस करना है, किस टाइप से इसके अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूं सर, सेट कहते किसे हैं? व्हाट इज सेट? तो सेट क्या है सर? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ये मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूं, सबको नजर आ रहा है बेटा? Yes, sir. यस सर। Yes, चलो। sir. अब मैंने इसमें दो बातें कही हैं, ध्यान से देखिएगा। एक कहा है वेल डिफाइंड, एक कहा है ऑब्जेक्ट्स। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब अगर मैं इस डेफिनेशन में से वेल डिफाइंड हटा देता हूं तो डेफिनेशन बच जाती है सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हम में से बहुत सारे बच्चे सेट को ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज भूल जाते हैं, इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये सर कलेक्शन और वेल डिफाइंड कलेक्शन में क्या फर्क होता है, जरा इसको समझते हैं। देखो मैंने ऐसे बोला, स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, एक क्लास के स्टूडेंट्स, वो कौन सी क्लास है आपकी नॉलेज में नहीं है। किस स्कूल की क्लास है, कौन सा सेक्शन है, किसकी मैं बात कर रहा हूं, आपकी नॉलेज में नहीं है। कितने स्टूडेंट्स हैं उस क्लास के, आपको नहीं पता। अगर मैं ऐसे बोलूं स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कलेक्शन तो है, ऑब्जेक्ट्स हैं, चीजें हैं, लोग हैं, बट वो कितने हैं नहीं पता, कौन सी क्लास के हैं नहीं पता। तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। और अगर कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होता है तो बेटा वो सेट नहीं माना जाता। अगर कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होगा तो वो सेट नहीं माना जाएगा। मैं ऐसे बोलता हूं, ऑल द बुक्स प्रेजेंट इन योर स्कूल, आपका जो भी स्कूल है, स्कूल का जो भी नाम है, उस स्कूल के अंदर उसकी लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स हैं उन सब का कलेक्शन। तो जैसे मैं बोलता हूं आपके स्कूल की लाइब्रेरी के अंदर सारी बुक्स का कलेक्शन, अब ये जो डेफिनेशन है ये वेल डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये बात क्लियर हो गई कि वो बुक्स कहां पर रखी हुई हैं, कितनी हैं, कौन सी लाइब्रेरी की हैं। वो बुक आपके स्कूल की लाइब्रेरी की हैं। अगर मैं अब आपसे कहूं कि आप उन बुक्स की काउंटिंग करिए, आप जो काउंटिंग करेंगे दूसरा पर्सन भी वही काउंटिंग करेगा। उस स्कूल की लाइब्रेरी के अंदर जितनी बुक्स रखी हुई हैं हर बंदा उतनी ही काउंट करेगा, हर बंदा सेम काउंट करेगा, इसलिए कलेक्शन वेल डिफाइंड है। आइए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। एक नॉवेलिस्ट जिसका नाम शायद आपने सुना होगा, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की लिखी गई अच्छी नॉवेल्स का कलेक्शन, क्या यह कलेक्शन वेल डिफाइंड है? नहीं सर, ये वेल डिफाइंड नहीं है। No, क्योंकि मैंने इसके अंदर एक वर्ड अच्छी नॉवेल्स कह दी। अब आप Yes, जो लोग नॉवेल पढ़ते हैं उसमें से कुछ कहेंगे सर मुंशी प्रेमचंद की मुझे ये वाली नॉवेल तो बहुत पसंद आई, लेकिन दूसरी वाली ये नॉवेल पसंद नहीं आई। अलग होंगे। सबके आंसर अलग अलग होंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जब हम कलेक्शन ऑफ गुड नॉवल, बेस्ट नॉवल बोलेंगे तो सबके आंसर अलग अलग आने वाले, और जब सबके आंसर अलग अलग आएंगे तो फिर ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होगा। बेस्ट प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, अब इंडियन क्रिकेट टीम के कुछ प्लेयर्स होंगे, ये तो बात हमें समझ में आ रही है, कलेक्शन तो है, लेकिन ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्योंकि जब मैंने वर्ड बेस्ट लगा दिया तो इस बेस्ट, कोई और, शाबाश शाबाश, तो इस बेस्ट के लगाने की वजह से ये कलेक्शन मेरे हिसाब से कुछ और होगा, आपके हिसाब से कुछ और होगा, किसी और के हिसाब से कुछ और होगा। तो ऐसा कलेक्शन होना चाहिए जो वेल डिफाइंड हो। उस वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम सेट कहते हैं। अब ध्यान से सुनिए, एक इंपॉर्टेंट बात, सबका आंसर सेम हो। इंपॉर्टेंट बात, यस यस, किसमें सबका आंसर सेम होता है और किसमें सबका आंसर सेम नहीं होता। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, 1 करोड़ रुपए की बात बता रहा हूं। कौन सा कलेक्शन वेल डिफाइंड होता है, कौन सा कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होता, इस बात को ध्यान से सुनिए। कौन सा कलेक्शन वेल डिफाइंड होता है? जिसके डेफिनेशन के अंदर एडजेक्टिव्स नहीं आते, वो कलेक्शन वेल डिफाइंड है। जिसकी डेफिनेशन में एडजेक्टिव्स नहीं आते वो कलेक्शन वेल डिफाइंड है। डियर स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव्स किसे कहते हैं ये बात आपको पता है। एडजेक्टिव कहते हैं जो किसी नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है। जैसे एक एग्जांपल, गुड, बेटर, बेस्ट।
गुड एक एडजेक्टिव है, इसकी सेकंड फॉर्म बेटर, इसकी थर्ड फॉर्म बेस्ट, ये हम सबको पता है एडजेक्टिव। जरा वापस आओ, मैंने जो एक एग्जांपल ली थी इंडियन क्रिकेट टीम के बेस्ट प्लेयर, तो क्या इसमें बेस्ट एडजेक्टिव है? यस सर। यस सर। इसमें बेस्ट एडजेक्टिव है। Yes, और sir. अगर इसकी डेफिनेशन में एडजेक्टिव आ गया तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होगा, नहीं ये होगा। कलेक्शन वेल नहीं डिफाइंड होगा। नहीं होगा, क्योंकि एडजेक्टिव के आ जाने से हर पर्सन उसको अलग अलग डिफाइन करेगा, उसकी डेफिनेशन के हिसाब से कलेक्शन अलग अलग हो सकता है। सो ऐसी डेफिनेशन जिसके अंदर एडजेक्टिव्स एब्सेंट हैं वो कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा। आपके स्कूल की लाइब्रेरी के अंदर सारी बुक्स वेल डिफाइंड है। लक्ष्मी नगर ब्राइट विजन एकेडमी, इसके फ्लोर पर टोटल नंबर ऑफ रूम्स का कलेक्शन, सर ये वेल डिफाइंड है। इसके रूम के अंदर टोटल नंबर ऑफ चेयर्स का कलेक्शन, सर ये वेल डिफाइंड है। इसके रूम में बैठे हुए सीएमए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स का कलेक्शन, सर ये वेल डिफाइंड है। ऐसा कलेक्शन वेल डिफाइंड होता है तो फिर हम उसको सेट कहते हैं, अदरवाइज वो सेट नहीं माना जाता। आगे बढ़ू बेटा? यस सर। Yes, sir. चलो बेटा। यस सर। सेट दो तरह का होता है। एक सेट की डेफिनेशन होती है, एक सेट होता है जिसे हम कहते हैं फाइनाइट सेट, एक और एक सेट होता है infinite। जिसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। सर ये फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट में जरा क्या डिफरेंस है इसको समझते हैं बहुत आसानी से। इसमें भी देखो बच्चे बहुत गलती करते हैं। सुनना, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको मैं अभी कुछ बात बताने वाला हूं और उस पर वो बहुत हैरत करेंगे, सर हमें तो ये पहले से कभी पता ही नहीं था, हम बहुत गलती करते थे, फाइनाइट और इनफाइनाइट को क्या क्या कहते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है। देखो बेटे, ऐसा सेट फाइनाइट सेट कहलाता है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन काउंटेबल हो, ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन काउंटेबल हो, या मैं इसको और इंप्रूव करके बोलता हूं, ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन की काउंटिंग कुछ कहीं पर जाकर एंड हो जाए, कुछ डेफिनेट काउंटिंग हो उसकी, ऐसे कलेक्शन को हम फाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे सीएमए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स जो ब्राइट विजन की क्लासरूम में बैठे हुए हैं उनका कलेक्शन, हाँ सर फाइनाइट सेट है, 55 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, फाइनाइट सेट है। सीएमए इंटर ग्रुप के सेकंड ग्रुप के स्टूडेंट जो क्लास के अंदर बैठे हुए हैं, हाँ सर फाइनाइट सेट है, सबकी हम काउंटिंग कर लेंगे, काउंट हो जाएगा, फाइनाइट सेट है। आपके स्कूल की लाइब्रेरी में जितनी बुक्स हैं उन सब का कलेक्शन सर फाइनाइट सेट है, भले ही आंसर हजारों में आए लेकिन वो फाइनाइट सेट है। आप दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जाते हैं, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, उसके अंदर सारी बुक्स का कलेक्शन, हाँ सर फाइनाइट सेट है, भले ही उसकी काउंटिंग लाखों में आए लेकिन उसका कलेक्शन फाइनाइट है, उसकी गिनती कहीं एंड हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, ऐसा सेट फाइनाइट सेट कहलाता है। ठीक है। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में रखे गए पेन और पेंसिल का कलेक्शन, सर ये फाइनाइट सेट कहलाता है। बात मेरी समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। Yes, sir. चलो यस अब मैं सर। कुछ क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, पहले मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, फिर सब जवाब देना। Okay, sir. चलो, दिल्ली के अंदर कलेक्शन ऑफ कार्स फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है? फाइनाइट सेट। फाइनाइट। Finite है, sir. फाइनाइट। फाइनाइट। Finite. चलो अभी एक आध आंसर शायद इनफाइनाइट भी आया, कुछ आंसर किसी का फाइनाइट आया, कुछ का आंसर इनफाइनाइट आया, ज्यादातर बच्चे फाइनाइट आंसर दे रहे हैं। भले संख्या कितने भी क्यों ना हो। तो कलेक्शन ऑफ कार्स इन दिल्ली इज अ फाइनाइट सेट। 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 80 लाख, बेटे वो कोई नंबर है और वो नंबर कहीं एंड हो जाता है, वो एक फाइनाइट सर सेट है। आसमान में तारों की उसकी संख्या counting- इनफाइनाइट है। हाँ अब सुनो सुनो, आ रहा हूं आपकी बात पर भी आ रहा हूं। भाई तारे बाद में बता नंबर दो, ऑफ सुन लो कार्स पहले की, सर। चलो बेटा आप मेरी लेट मी कम टू द पॉइंट। देखो बेटा, अब आप एक तो क्लास को बहुत अच्छे से सुनेंगे, यू वोंट आर्ग्यू अमंग्स योरसेल्फ, आप एक दूसरे की बात पर डिसएग्री हो सकते हैं, बट अगर हम इस आर्ग्यूमेंट को कैरी ऑन करेंगे तो फिर वो क्लास डिस्टर्ब होती है। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू डू ऑल दीज क्लासेस वेरी नाइसली। चलो, तो अब कलेक्शन ऑफ कार्स इन दिल्ली एक फाइनाइट सेट है
उसकी काउंटिंग कहीं पर एंड हो जाती है। अब मैं एक आगे का क्वेश्चन पूछ रहा हूं। कलेक्शन ऑफ ऑल एनिमल्स इन द वर्ल्ड। Infinite set. Finite. 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 फाइनाइट है सर, फाइनाइट। Finite. Finite set है sir. फाइनाइट है। जो अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुआ। इनफाइनाइट। अच्छा, एक क्वेश्चन और ऐड करता हूं। कलेक्शन ऑफ ऑल इंसेक्ट्स इन द वर्ल्ड। इनफाइनाइट। तो अब इसमें सब बच्चों का आंसर इनफाइनाइट है। अब जितने बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, शायद 70-75 बच्चे जितने जुड़ गए मेरे साथ, सारे बच्चों कान खोल के सुन लो। कलेक्शन ऑफ ऑल इंसेक्ट्स इन द वर्ल्ड इज अ फाइनाइट सेट। कौन सा सेट है? फाइनाइट सेट। मैं यहां लिख भी रहा हूं, कलेक्शन ऑफ ऑल इंसेक्ट्स इन द वर्ल्ड। अब आप कहेंगे सर मेरे घर की आंगनाई खोदी जाएगी तो उसी में हजारों सैकड़ों इंसेक्ट निकल जाएंगे, उनको काउंट करना मुश्किल होगा। दिल्ली अगर खोदी गई तो उसमें कितने इंसेक्ट्स होंगे, काउंट नहीं किए जा सकते। आप तो पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं सर, पूरे वर्ल्ड में इंसेक्ट्स फाइनाइट कैसे हो गए? तो आप ध्यान से सुनो बेटा, फाइनाइट और इनफाइनाइट में डिफरेंस बताने जा रहा हूं मैं। सब बच्चों ध्यान से सुनना, क्योंकि ये डिफरेंस क्लियर नहीं होता तो फिर आगे सेट नहीं बल्कि बहुत सारी चीजों में हम गलती करते हैं। बेटा फाइनाइट हमें याद कराया गया है कि ऐसा नंबर जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। इस डेफिनेशन को अपने दिमाग से इरेज कर दो। इस डेफिनेशन को अपने दिमाग से इरेज कर दो। कौन सी डेफिनेशन? कि फाइनाइट ऐसा नंबर होता है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। यह फाइनाइट की गलत डेफिनेशन है। अब सुनिए फाइनाइट की सही डेफिनेशन क्या है। फाइनाइट ऐसा नंबर है जो कभी स्टॉप हो जाता है। फाइनाइट ऐसा नंबर है जिसकी काउंटिंग अनलिमिटेड नहीं होती, जिसकी काउंटिंग हमेशा नहीं चलती रहती, जो एंडलेस नहीं होता, जिसकी काउंटिंग कभी स्टॉप हो जाती है, उसे फाइनाइट कहते हैं। अब सुनिए मेरी बात, मैं एक नंबर लिख रहा हूं स्क्रीन पर, इतने सारे जीरोस लगा देता हूं, मुझे नहीं पता 1 करोड़ 10 करोड़ जो भी है। अब इसकी भी पावर इतनी, 1000 करोड़ की पावर 1000 करोड़, 1000 करोड़ की पावर 1000 करोड़। ये बेटा इतना बड़ा नंबर है। सुनिए मेरी बात ध्यान से, मैं बड़ी अद्भुत बात कहने वाला हूं। ये इतना बड़ा नंबर है कि शायद दुनिया में जब से पहला पर्सन दुनिया के अंदर लैंड किया, जब से लेके आज तक जितने भी लोग दुनिया में आ गए, और शायद जब तक दुनिया ये चले तब तक जितने लोग आ जाएंगे, उनकी अगर हम काउंटिंग करें सिर्फ, और कैसे उनकी काउंटिंग नहीं, सॉरी मैं गलत बोल गया, अगर सारे के सारे पर्सन सिर्फ काउंटिंग पर लगा दिया जाए, हर बंदा काउंटिंग करे, जैसे मैं काउंटिंग स्टार्ट करूं 0 1 2 3 4 5, पूरी लाइफ तक काउंट करता रहूं, लाइफ खत्म होने के बाद फिर मेरी जगह मेरे बच्चे काउंट करना शुरू कर दें, ऐसा पूरी दुनिया काउंट कर ले, तो बेटा ये इतना बड़ा नंबर है कि शायद तब भी पूरा ना हो पाए, इतना बड़ा। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, अगर मैं इस नंबर में सिर्फ 1 ऐड कर दूं तो क्या ये नंबर बढ़ जाएगा? Yes sir. हेलो, यस सर, मेरी बात समझ में आ रही है? अगर इस नंबर में ये कितना ही बड़ा नंबर है, 1 ऐड कर दूं तो क्या इसका आंसर बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा ना? बढ़ जाएगा। इसका मतलब अभी ये आंसर किसी नंबर से छोटा है, क्योंकि ये स्टॉप हो चुका। भले ही ये इतना बड़ा नंबर है कि हम इसे काउंट नहीं कर सकते, लेकिन ये कहीं स्टॉप हो चुका। इससे भी कोई नंबर बड़ा एग्जिस्ट करता है तो फिर ये इनफाइनाइट नहीं है। अब मत कहना कि सर मेरे सर पर बाल जो हैं वो इनफाइनाइट हैं। अब मत कहना कि किसी जानवर के ऊपर जो बाल हैं वो इनफाइनाइट है। अब मत कहना कि पूरी दुनिया में जो एनिमल्स हैं सर वो इनफाइनाइट हैं। वो सब के सब फाइनाइट हैं। उसका आंसर आप ऐसे सोच सकते हैं, अगर मेरे सर पर जितने भी बाल हैं उसमें 1 बाल और ऐड हो जाए तो काउंटिंग बढ़ी या घटी? बढ़ गई।
बढ़ गई, इसका मतलब पहले कम थी, यस सर। और अगर कम थी तो फिर वो नंबर इनफाइनाइट नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट ऐसा नंबर होता है कि उससे बड़ा कोई नंबर नहीं होता। नहीं होता। अब आपके मन में शायद आप में से कुछ बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर फिर इनफाइनाइट क्या चीज होती है? आपने तो सभी को फाइनाइट कर दिया। नंबर ऑफ एनिमल्स इन द वर्ल्ड वो भी फाइनाइट हो गए, नंबर ऑफ कार्स इन द वर्ल्ड वो भी फाइनाइट हो गए, नंबर ऑफ ट्रीज इन द वर्ल्ड वो भी फाइनाइट हो गए, जानवर के सर पर बाल वो भी सर फाइनाइट हो गए। सब कुछ फाइनाइट हो गया, तो सर कोई ऐसी एग्जांपल तो बताओ जो इनफाइनाइट हो। नेचर ने हमारे चारों तरफ कुछ भी ऐसी चीज नहीं रखी जो इनफाइनाइट हो। उसकी वजह बता दूं बेटे, वी आर फाइनाइट, और हम कभी भी इनफाइनाइट को समझ ही नहीं सकते। इसीलिए नेचर ने हमारी समझ के हिसाब से जितनी भी चीजें रखी हैं वो सब के सब फाइनाइट हैं। दे आर इवन इफ नॉट काउंटेबल बट दे आर काउंटिंग एंड्स एट सम पॉइंट। चलिए, डिटेल ज्यादा हो गई है, तो फाइनाइट और इनफाइनाइट में फर्क समझ में आ गया। यस अब सर। इनफाइनाइट के एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा बेटा। ऑल नेचुरल नंबर्स, क्या है ये? फाइनाइट, इनफाइनाइट? फाइनाइट। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, बेटा ये फाइनाइट है, इनफाइनाइट? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, क्योंकि जो भी आप नेचुरल नंबर बताओगे उसमें एक और ऐड कर दो वो भी एक नेचुरल नंबर है, फिर एक और ऐड कर दो वो भी एक नेचुरल नंबर है, एक और ऐड कर दो वो भी एक नेचुरल नंबर है। इट्स काउंटिंग विल नेवर एंड एंड इट्स अ फाइनाइट सेट, इट्स एन इनफाइनाइट सेट। आ गई बात समझ में? तो इनफाइनाइट के एग्जाम्पल आपको नंबर सिस्टम में मिलेगी, जिससे मैं अभी आपको और अवेयर करने वाला हूं। तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इट इज इनफाइनाइट सेट, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इट इज इनफाइनाइट सेट। इतनी बात सबको क्लियर हो रही है? यस सर। चलो बेटा, सेट थ्योरी के अंदर नंबर सिस्टम से लेकर भी कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि नंबर्स का कलेक्शन भी एक सेट होता है। नंबर्स के अंदर कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उन्हें नंबर सिस्टम क्लियर नहीं होता। तो जल्दी से मैं नेक्स्ट पेज पर नंबर सिस्टम की बात करता हूं। नंबर सिस्टम, और ये थ्योरी सेट थ्योरी का पार्ट है, सेट थ्योरी से अलग नहीं है। अच्छा बताओ बच्चों, नेचुरल नंबर क्या होता है? ये तो सब जानते हैं ना, 1 2 3 4 5 से लेकर ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज व्हाट? फाइनाइट, इनफाइनाइट? इनफाइनाइट। फिर एक सेट रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, और जेड क्या रिप्रेजेंट करता है सर? इंटीजर। जेड क्या रिप्रेजेंट करता है? इंटीजर रिप्रेजेंट करता है। तो एन फॉर नेचुरल, जेड फॉर इंटीजर। इंटीजर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स जो नेचुरल है, वो सारे के सारे। नेचुरल का नेगेटिव कर दीजिए, वो भी नेचुरल इटसेल्फ, वो भी। यानी माइनस इनफाइनाइट से चलते चलते -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। ऑल दीज नंबर्स आर कॉल्ड एज इंटीजर्स। तो बेटा ये आपको समझ में आना चाहिए, ये सेट्स कैसे होते हैं, इंटीजर किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। नेचुरल नंबर में एक जीरो की कमी है, अगर इसमें मैं जीरो भी ऐड कर दूं तो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दिस इज कॉल्ड एज होल नंबर। क्या कहलाता है ये? होल नंबर। क्या कहलाता है बेटा ये? होल नंबर। बेटा ये स्टैंडर्ड सिंबल है जिसे मैं यूज कर रहा हूं, मैं अपनी तरफ से यूज नहीं कर रहा। ये पूरे वर्ल्ड में ऐसे ही सिंबल यूज किए जाते हैं। इनके पीछे कोई लॉजिक है, कोई रीजन है कि सर इंटीजर आई से होता है बट हम जेड क्यों यूज कर रहे हैं। मैं इसका लॉजिक भी साथ साथ बताता चलूंगा, ठीक है। तो एन नेचुरल नंबर समझ में आ रहा है, डब्ल्यू होल नंबर समझ में आ रहा है। इंटीजर आई से होना चाहिए था सर, जेड से क्यों हो रहा है? उसके पीछे लॉजिक ये है, आई से अभी हम कोई और नंबर सिस्टम डिफाइन करेंगे, आई फॉर इरेशनल नंबर। तो आई उसको हम असाइन कर देते हैं, तो फिर इंटीजर के लिए हमने क्या चूज किया है? जेड। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? यस सर, क्लियर। यस सर। चलो, ये है इंटीजर्स का सेट। इसके बाद अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या इस इंटीजर के सेट के अंदर डेसिमल के नंबर्स आ गए? क्या इसमें 2.3 है? क्या इसमें 3.5 है? क्या इसमें 4.99 है? नहीं है सर। -3.8 नहीं है सर, -4.9 नहीं है सर, 2.7 नहीं है सर। डेसिमल के बहुत सारे नंबर जो
अभी बचे हुए हैं वो इसके कलेक्शन से आउट हैं, इंटीजर के सेट से आउट हैं। आगे मेरी बात समझ में? यस सर। चलो Yes, sir. अब ध्यान से देखना, मैं जो बात बताने जा रहा हूं उसमें बहुत जरा गहराई है, जरा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी काम है, बहुत मुश्किल नहीं है। अब मैं डेसिमल के नंबर डिस्कस कर रहा हूं। डेसिमल के वो नंबर जो अभी इंटीजर में नहीं आए, वो बचे हुए हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये जो डेसिमल के नंबर हैं, जो इंटीजर हैं, क्या मैं इनको डेसिमल में एक्सप्रेस कर सकता हूं? यस। 2 को Yes, 2.0 sir. कह सकता हूं, 3 को 3.0 बोल सकता हूं, -5 को -5.0 कह सकता हूं। तो डेसिमल में सारे के सारे इंटीजर तो आ ही गए, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे नंबर्स और भी हैं जो डेसिमल में नहीं आए। जैसे 2.7 नहीं आया, -3.5 नहीं आया, 4.9 नहीं आया। ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स हैं जो डेसिमल के हैं और वो इंटीजर के सेट से अभी बाहर हैं। उन सारे डेसिमल के नंबर्स को अगर मैं देखूं तो वो डेसिमल के नंबर दो तरह के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। एक टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अरे बच्चों बोर तो नहीं हो रहे ना, ध्यान लगा रहे हो? चलो बेटा, चलो ठीक है बेटा, बस अब इस पर धीरे, बहुत प्रैक्टिकल सी चीज बता रहा हूं, बहुत कोई हाई फाई नहीं बता रहा मैं, ठीक है? मधु बेटा समझ में आ रहा है? सक्षम, निशांत? यस सर, आ रहा है समझ। ये निशांत sir. बच्चा बड़ा रेगुलर रहता है, मुझे अच्छा लगता है इसका नाम देखते ही। शाबाश शाबाश। DMK, ठीक है बेटा। तो अब जो डेसिमल के नंबर है, ये डेसिमल के नंबर दो तरह के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल के वो नंबर जिसमें डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स हो और कुछ डिजिट्स पर वो नंबर स्टॉप कर जाए, वो डेसिमल का टर्मिनेटिंग नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? डेसिमल का टर्मिनेटिंग नंबर कहलाता है। एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज 4.25। तो अब बेटा इसमें देखिए डेसिमल के बाद दो डिजिट्स हैं और ये डेसिमल के दो डिजिट्स के बाद नंबर स्टॉप कर गया। इसमें डेसिमल के बाद नंबर, डेसिमल के बाद सिर्फ दो ही डिजिट्स हैं। दो डिजिट के बाद 3 या 4 या 5 डिजिट नहीं है, डिजिट्स बढ़ नहीं रहे, डिजिट्स स्टॉप कर गए। स्टॉप करने का मतलब ही टर्मिनेटिंग है। टर्मिनल, बस टर्मिनल सुना है ना नाम? तो टर्मिनल जहां बस एंड कर जाती है, स्टॉप कर जाती है, तो ये डेसिमल का टर्मिनेटिंग नंबर माना जाता है। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है बेटा, ये नंबर दो तरह का हो सकता है। एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसको रिकरिंग भी बोलते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसको नॉन रिकरिंग भी बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब है कि डेसिमल के बाद डिजिट्स रिपीट करेंगे। फॉर एग्जांपल 4.2525252525 चलता रहे ऐसे डॉट डॉट डॉट, तो रिपीट करे जा रहा है, 2525 रिपीट कर रहा है। यह है डेसिमल का नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एक होता है डेसिमल का नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की एग्जांपल बता रहा हूं, 4.25, 26, 27, 28, 29 एंड सो ऑन, और ये नंबर चलता ही रहता है। यहां पर आप देखिए डेसिमल के बाद जो भी डिजिट्स हैं वो रिपीट नहीं हो रहे। गौर से देखिए बोर्ड पर, 4.2, 2 के बाद 5 है, 5 के बाद फिर 2 है, 2 के बाद फिर 6 है, कोई रिपीटिशन नहीं हो रहा है यहां पर। तो डेसिमल के बाद नंबर एंड भी नहीं हो रहे, डिजिट्स चले जा रहे हैं, इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग, और डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे इसलिए नॉन रिपीटिंग। तो डेसिमल के हमने ये 3 तरह के नंबर देखे, एक टर्मिनेटिंग, दूसरा डेसिमल का नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तीसरा डेसिमल का नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इतनी बात सबको क्लियर हो गई? यस सर। चलो बेटा, अब इसके बाद इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, जल्दी से ध्यान लगाइए, सुनिए मेरी बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। चलिए, डेसिमल के जितने भी नंबर टर्मिनेटिंग है,
इन सबको मैं P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकता हूं, समथिंग अपॉन समथिंग की फॉर्म में लिख सकता हूं। ओके, इज दिस क्लियर? ठीक है। Yes, sir. जैसे 4.25 को लिख सकता हूं 425/100। तो डेसिमल के जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर हैं दे कैन बी रिटन एज P/Q। डेसिमल के नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये सारे नंबर भी P/Q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ये कैसे लिखे जा सकते हैं, इस दैट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट, डिफरेंट टॉपिक, वो हम जब कभी मौका होगा तो डिस्कस करेंगे। बट ये सारे नंबर भी P/Q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। डेसिमल का इंटीजर भी होता है, ये भी P/Q फॉर्म में लिखे जा सकता है। अब मैं डेसिमल के वो सारे नंबर एक जगह कलेक्ट कर रहा हूं जो P/Q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। वो है एक तो इंटीजर Z, ये सब P/Q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। 2 को 2/1 कह सकता हूं, 3 को 3/1 बोल सकता हूं, -5 को -5/1 कह सकता हूं। और डेसिमल का टर्मिनेटिंग इसको भी P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर डेसिमल का नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इसको भी P/Q फॉर्म में लिख सकता हूं। तो P/Q फॉर्म में लिखे जाने वाले 3 तरह के डेसिमल हो गए, एक इंटीजर, एक डेसिमल टर्मिनेटिंग, एक डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये सारे डेसिमल के वो नंबर हैं जिनको P/Q फॉर्म में लिख सकता हूं। कलेक्शन ऑफ ऑल दीज नंबर्स इज नेम्ड एज सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। इनके कलेक्शन को क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स बोलते हैं। तो इन सब के कलेक्शन को हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं और इस कलेक्शन को Q से डिफाइन करते हैं, R से नहीं कहते रैशनल नंबर्स को, Q से बोलते हैं। मैं यहां लिख देता हूं रैशनल नंबर्स। R हम यूज करते हैं रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। आ गई मेरी बात समझ में बच्चों? बेटा क्लियर है? Yes, sir. अब डेसिमल का ये नंबर बचता है, डेसिमल का नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो डेसिमल का ये नंबर, इसको हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। दिस कैन नॉट बी रिटन इन P/Q फॉर्म। डेसिमल का नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, दिस नंबर कैन नेवर बी रिटन इन P/Q फॉर्म। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है क्यों नहीं लिखा जा सकता, वो अभी हमारे स्कोप से बाहर है, अभी हमारे टॉपिक से बाहर है, हमें सेट पर फोकस करना है। तो ये एक ऐसा नंबर है जिसको P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसे सारे नंबर्स का कलेक्शन जिसे हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं उनको हम? इर्रेशनल नंबर्स। और इर्रेशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं I से। इर्रेशनल नंबर्स को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो कौन से नंबर हो गए? डेसिमल के नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। These cannot be expressed in P/Q form. Collection of these numbers, set of these numbers is called as irrational numbers. So set of natural number, set of whole number, set of integer, set of rational number, set of irrational number. Clear हो गया? Yes, sir. Yes, चलो sir. बेटा, अब गौर से देखो एक इंपॉर्टेंट बात। Yes, sir. रैशनल नंबर में कोई भी इर्रेशनल नंबर इंक्लूडेड नहीं है और इर्रेशनल नंबर में कोई भी रैशनल नंबर इंक्लूडेड नहीं है। आपस में इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर इन दोनों सेट्स को कंबाइन कर दें तो एक और बड़ा सेट बनता है जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं उसको? रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल नंबर, जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके अंदर रैशनल Q सेट आ गया पूरा का पूरा, इर्रेशनल I सेट आ गया पूरा पूरा। इन दोनों को मिलाकर जो सेट बनता है उसको हम बोलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। सो सेट ऑफ रियल नंबर्स का मतलब है रैशनल प्लस इर्रेशनल नंबर्स। इज दिस क्लियर? Yes, sir. तो ये स्टैंडर्ड सिंबल आपको याद होने चाहिए। N फॉर नेचुरल, W फॉर होल नंबर, Z फॉर इंटीजर, Q फॉर रैशनल, I फॉर इर्रेशनल, R फॉर रियल नंबर। ठीक है। अब एक बात देखिए, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स में आ गए, सारे होल नंबर इंटीजर में आ गए, सारे इंटीजर रैशनल में आ गए, लेकिन कोई भी रैशनल इर्रेशनल में नहीं है और कोई भी इर्रेशनल रैशनल में नहीं है। इनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। इन दोनों के कलेक्शन को
कंबाइन करके हम एक नया नाम देते हैं आर से रियल नंबर। इज दिस क्लियर? नंबर सिस्टम बच्चों क्लियर हो गया? Yes, sir. हेलो, जल्दी जल्दी बोलो बेटा, नंबर सिस्टम क्लियर हो रहा है? Sir. Yes, Yes, sir. चलो चलो, प्रवीण बेटा क्लियर हुआ? पायल समझ में आया? Yes, sir. पंकज, Yes, निशांत, Yes, sir. दीपांशु, Yes, sir. अब मैं आपको सेट थ्योरी के और इंटरेस्टिंग पार्ट पर लेकर चल रहा हूं, जो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उसकी अब हम बात करेंगे। तो ये था एक पार्ट नंबर सिस्टम। ऐड करता हूं अगला पेज। सेट को हम जब भी एक्सप्रेस करते हैं तो एक्सप्रेस करने के दो तरीके होते हैं। सेट को एक्सप्रेस करने का तरीका होता है एक तो रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। एक रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं एक कलेक्शन है, ए सेट से डिनोट कर दिया मैंने 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। ये एक सेट है। इस सेट में सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं, लेकिन सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर आ रहे हैं। इस तरह से हमने सेट को रिप्रेजेंट किया और इसमें हमें पता लग रहा है कि ये सेट नेचुरल नंबर्स के इवन नंबर्स का सेट है। मैं इस सेट को एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। मैं कहता हूं सेट ए है जिसमें कोई एलिमेंट एक्स है, सच दैट, देखो मैंने इस डॉट को कैसे पढ़ा, सच दैट एक्स इज ट्वाइस ऑफ स्मॉल एन। सर ये स्मॉल एन क्या है? स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। ये जो सिंबल लिखा है ना मैंने, इस सिंबल को बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं इसको? बिलोंग्स टू। और ये कैपिटल एन तो आपको पता ही है, नेचुरल नंबर। तो आप ध्यान से देखिए, मैं सेट ए को दोबारा से यहां लिख रहा हूं। सेट ए में कोई एलिमेंट एक्स है, स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट करा है। वो एलिमेंट की वैल्यू क्या है? वो एलिमेंट एक्स की वैल्यू है 2 इंटू स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या है सर? स्मॉल एन कोई भी नेचुरल नंबर में आ रहा है, नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। अब बताओ, नेचुरल नंबर सबसे छोटा 1 होता है। 1 यहां रखता हूं, 1 टू द 2, यानी ए सेट में पहला एलिमेंट 2 आ गया। स्मॉल एन नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 2 भी होता है। 2 यहां रखता हूं, 2 टू द 4, एक्स की वैल्यू 4 आई। ए सेट में एक्स की वैल्यू 4 का मतलब 4 एलिमेंट भी आ रहा है। स्मॉल एन की वैल्यू 3 रखूंगा, 3 टू द 6, ए सेट में 6 भी आ रहा है। 4 रखूंगा, 4 टू द 8, 8 भी आ रहा है, एंड सो ऑन। तो अब ये जो नीचे सेट लिखा है, ये ऊपर वाले ही सेट की बात कर रहा है। इस सेट को हमने दो तरह से लिखा। एक सेट को लिखने का तरीका यह है जिसे हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको बेटा? रोस्टर फॉर्म। और इसी सेट को मैंने इस तरह से लैंग्वेज में, टेक्सचुअल फॉर्म में लिखा, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा। इस प्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? सेट बिल्डर फॉर्म। तो एक सेट को रिप्रेजेंट करने के ये दो बड़े इंपॉर्टेंट तरीके होते हैं, एक रोस्टर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। तो टेबुलर फॉर्म कौन सा होता है? एक कौन सा बेटा? टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म तो डेटा रिप्रेजेंटेशन होता है बेटा, डेटा का। वो तो डेटा हाँ, Okay, sir. डेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब डेटा का करते हैं तो वो होता है टेबुलर फॉर्म या डायग्रामेटिक फॉर्म। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं सेट की। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो इंपॉर्टेंट तरीके, एक रोस्टर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म। अब जरा इन सिंबल्स को फिर से देखते हैं। इस सिंबल को हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, और इस सिंबल को हम बोलते हैं डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो मैं क्या आपसे पूछूं, क्या इस सेट ए में 6 आ रहा है? Yes, sir. Belongs to. तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, 6 बिलोंग्स टू ए। क्या इस सेट ए में 5 आ रहा है? Does not belong No, to. sir. नो सर। तो मैं लिखता हूं 5 डज नॉट बिलोंग टू ए। तो एक चीज हमें समझ में आई, ये जो सिंबल बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू है, इनके बाद जो लिखा हुआ होता है वो सेट होता है। इनसे पहले जो लिखा होता है वो एलिमेंट होता है। क्या होता है वो? एलिमेंट होता है। Element. क्या होता है वो? एलिमेंट होता है। तो ये 2 4 6 8 10 एलिमेंट्स हैं किसके? सेट ए के। तो ये सिंबल बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, इनसे पहले जो कुछ यहां लिखा होगा वो एलिमेंट होगा, इनके बाद जो कुछ यहां लिखा होगा वो सेट होगा। इज दिस क्लियर? Set होगा. Yes, sir. Yes, sir. चलो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड।
सर एक अगले बार पेज फिर पर से आता हूं, बताना। एक बारी फिर से बता देता हूं। देखो एक सेट ए है, इस सेट ए में 6 आ रहा है, हां सर आ रहा है, तो मैं इसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करता हूं? 6 बिलोंग्स टू सेट ए। इज दिस क्लियर? तो बेटा ऐसे क्वेश्चन Yes, ट्रू sir. फॉल्स में बन जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से एक ट्रू होगी या एक फॉल्स होगी। क्या सर इस ये सेट जो में ए 5 आ रहा है? जिसमें इवन हाँ। नंबर है उसमें सिर्फ इवन नंबर ही हो सकता है या फिर ऑड नंबर भी हो सकता है? नहीं, अभी मैं सेट ए की बात करूं, इसमें तो ऑड तो नहीं है ना। नो सर। बस अब इस सेट ए के अंदर बताओ कि 6 आ रहा है। यस सर। एफ ऑफ कोर्स, तो 6 आ रहा है, 6 बिलोंग्स टू दिस सेट ए एंड 5 डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट ए। मैं बात करता हूं हमेशा किसी सेट के रेफरेंस में, तो वो सेट हमें पहले से गिवन होगा। उस सेट के रेफरेंस में, उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम बात करेंगे कि उसमें कौन सा एलिमेंट बिलोंग करता है, कौन सा एलिमेंट बिलोंग नहीं करता। इज दिस क्लियर? ओके सर। यस सर। हाँ, अब मैं ऐसे कह सकता हूं -2 डज नॉट बिलोंग टू n। ये बात सही है ना? Yes, sir. यस, क्योंकि n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर में -2 नहीं आता। 5 बिलोंग्स टू n, 5 नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। इज दिस क्लियर? यस सर। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। अरे बहुत समझदार बच्चे हैं। चलो चाय वाय पी ली, नाश्ता वाश्ता कर लिया है? बोर तो नहीं हो रहे बच्चों? No, sir. नहीं सर। चलो अभी थोड़ी देर वेट करके ना फिर चाय नाश्ता सब साथ में करेंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है। 2 जनवरी को है या 22 जनवरी को? बेटे एग्जाम की डेट पर अभी बात करेंगे, 2 या 22 की बात करेंगे। ठीक है, चलो आते हैं मेन टॉपिक पर, मुद्दे की बात करते हैं। देखो मैंने एक सेट लिखा है यहां पर, एक सेट ए 1 2 3 4। मैं एक सेट बी लिख रहा हूं। देखो बेटा, अब मैं सेट के मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक पर भी जा रहा हूं और उस टॉपिक पर जिसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई हैव रिटन अ सेट ए ओवर हियर और मैं एक सेट बी लिख रहा हूं 3 5 7। मैंने एक सेट सी भी लिखा 2 4। अब मेरे एक सवाल का जवाब दो। क्या सेट सी के सारे एलिमेंट सेट ए में आ रहे हैं? Yes, sir. Yes, तो sir. सेट थ्योरी के अंदर हम एक सिंबल यूज करते हैं ऐसा और Intersection. ऐसा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? यूनियन। क्या बोलते हैं सिंबल को? यूनियन। और इस सिंबल को क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन बोलते हैं। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। इसी तरह से सेट थ्योरी में हम सिंबल यूज करते हैं ऐसा एंड सर ये सबसेट। ऐसा। इसको क्या बोलते हैं? सबसेट। सबसेट। और इसको क्या बोलते हैं? नॉट अ सबसेट। नॉट अ सबसेट। तो जरा इन चारों सिंबल को समझते हैं। इन 2 सेट्स 3 सेट्स ए बी सी के रेफरेंस में इन चारों सिंबल को हम कैसे यूज करेंगे सेट थ्योरी में, इनका क्या मतलब है, इसको समझते हैं जरा। सबसे पहले मैं इस सिंबल की बात करता हूं जिसको हम सबसेट बोलते हैं। सबसेट का क्या मतलब है? अभी मैंने एक एग्जांपल ली। क्या सेट सी के सारे एलिमेंट सेट ए में आ रहे हैं? हां सर आ रहे हैं। तो हम इसको सेट थ्योरी में बोलते हैं सेट सी इज अ सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब है सेट सी के सारे एलिमेंट ए में आ रहे हैं। उल्टा मत मानना इसको, उल्टा मत पढ़ना इसको। ऐसे मत बोलना ए के सारे एलिमेंट सी में आ रहे हैं, सी के सारे एलिमेंट ए में आ रहे हैं। अब बताओ क्या सेट बी के सारे एलिमेंट ए में आ रहे हैं? नो सर। नो। तो हम इसको सेट थ्योरी में ऐसे लिखते हैं, बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। बी ए का सबसेट नहीं है, यानी बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं आ रहे। थोड़े से आ सकते हैं या कोई भी नहीं आ सकता, दोनों बातें ट्रू हैं। बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए का मतलब हो सकता है बी के कुछ एलिमेंट ए में आते हैं, कुछ नहीं आते। ये भी हो सकता है बी का कोई भी एलिमेंट सेट ए में नहीं आता है। ये भी मीनिंग सर इसमें ये भी तो हो सकता है ए नॉट अ सबसेट ऑफ बी। हाँ, ए नॉट अ सबसेट ऑफ बी भी हो सकता है। लेकिन मेरा सवाल सुनिए, मैं क्या पूछ रहा हूं, क्या बी के सारे एलिमेंट ए में आ रहे हैं, नहीं आ रहे? यस सर। नहीं आ रहा। हाँ, मैं अगर ऐसे पूछूंगा क्या ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तब मैं पूछूंगा आपसे कि क्या ए बी का सबसेट है या नहीं है।
तो अब मैं सवाल Okay, बदल देता sir. हूं, चलो आपके कहने पे मैं अपने सवाल को बदलता हूं। क्या ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं? नो सर। नो सर। तो अब मैं इस बात को लिखूंगा, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। बी। क्या बी के सारे एलिमेंट ए में आ रहे हैं? नहीं सर। तो मैं इस sir. बात को ऐसे लिखूंगा, बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। इतनी बात क्लियर हुई? इन सिंबल्स को सबसेट, नॉट अ सबसेट को हम कैसे यूज करते हैं? इज दिस क्लियर टू यू? यस सर। चलो बात करते हैं अगली, इंटरसेक्शन और यूनियन की बात करते हैं। मैं ऐसे इन सिंबल्स को यूज करता हूं, कैसे यूज करता हूं? अगर मैं कहता हूं ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका मतलब होता है ऐसा सेट जिसमें ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स आए। तो सर ए और बी में कॉमन कौन सा एलिमेंट है? सिर्फ 3 है। ये हुआ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर, ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स इसके अंदर आ गए। इज दिस क्लियर? अगर मैं कहता हूं ए यूनियन बी, तो इसका मतलब है, मैं आपसे तो पूछ रहा सारे हूं, element ए और बी element में वो सारे एलिमेंट जो ए और बी में हो, दोनों में हो, किसी एक में हो, उन सब का कलेक्शन। तो चाहे वो सिर्फ ए में हो, चाहे वो सिर्फ बी में हो, चाहे वो दोनों में हो। सर ठीक है बेटा? इंटरसेक्शन वाला बता दीजिए एक बार। इंटरसेक्शन का मतलब है ऐसे एलिमेंट जो ए और बी में कॉमन है। तो बेटे ए और बी में कॉमन कौन है? सिर्फ 3 ही एलिमेंट ऐसा है जो ए और बी में कॉमन है, इसे हम इंटरसेक्शन कहते हैं। ए यूनियन बी का मतलब है ऐसा सेट जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट आए, बी के भी सारे एलिमेंट आए, चाहे वो कॉमन हो, चाहे वो कॉमन ना हो। तो ए यूनियन बी में अब क्या बनेगा सर? 1 2 3 4 5 7, ये सारे मैं एलिमेंट repeat वाले नहीं ए लेने ना। यूनियन बी सेट के अंदर होंगे। अब इसमें कॉमन भी आ गए, अनकॉमन भी आ गए। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? यस सर। ये बात पूछनी थी। Yes, sir. चलो शाबाश शाबाश। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनो, एक बार आगे बढ़ते इंटरसेक्शन हैं। सी होगा तो 5 होगा ना उसका आंसर? बी इंटरसेक्शन सी, एक बच्चे ने पूछा सर बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी का मतलब होगा है ना? बी और सी के कॉमन। बी और सी में कॉमन क्या है सर? ना 2 ना 4 ना 5 3 7, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं लिखते, ऐसे ही छोड़ देते हैं। कभी कभी इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, और इसको बोलते हैं नल सेट या वॉइड सेट या एम्प्टी सेट, और इसको कभी कभी फाई भी बोलते हैं। इज दिस क्लियर? तो बेटा फाई इस सिंबल को बोलते हैं, Yes, sir. फाई इस सिंबल को बोलते हैं। इसका मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। इट इज अ नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, इट इज अ सेट विदाउट एनी एलिमेंट। इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है। इज दिस क्लियर? सर ए यूनियन हाँ बेटा, अब आगे में बढ़ता 3 हूं। 2 बार आया तो हम एक बार लेंगे। हाँ बेटा, कोई एलिमेंट अगर 2 बार आ रहा है तो एक ही बार लिया जाएगा। जैसे ए यूनियन बी में 3 मैंने एक ही बार लिखा है, तो 3 बी में भी है, 3 ए में भी है, लेकिन लिखा एक ही बार जाएगा। सेट के अंदर किसी भी एलिमेंट को कभी भी रिपीट करके नहीं लिखते, चाहे वो एलिमेंट कितनी ही बार आ रहा हो। इज दिस क्लियर? चलो अब मैं एक और चीज डिफाइन कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं ऐसे बोलता हूं ए माइनस बी। ए माइनस बी का क्या मतलब है? ए माइनस बी का मतलब है ऐसा सेट जिसमें ए के एलिमेंट्स तो आए लेकिन बी के एलिमेंट्स बी के ना नहीं आए। है। या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, ए सेट में से माइनस कर दो, हटा दो बी सेट के एलिमेंट। ए सेट में से माइनस कर दो, हटा दो बी सेट के एलिमेंट। तो बेटा जल्दी से देखो मैं कैसे माइनस कर रहा हूं। अब मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूं। ए में मेरी नजर 1 पर गई, क्या ये बी में आ रहा है? नो सर। वन। तो 1 रहने दो। क्या ये बी में आ रहा है? नो सर। नो सर, 2 भी रहने दो। क्या ये बी में आ रहा है? सर 1 2 4 है इसका। यस आ रहा है। तो ए सेट में से बी वाले हटाने, 3 हटा दो, हटा दिया सर। क्या ये बी में आ रहा है? नहीं सर, ये नहीं आ रहा। तो आंसर आता है 1, 2, 4। इसे कहते हैं ए माइनस बी। अगर मैं उल्टा बोलता हूं सर बी माइनस ए, बी माइनस ए का मतलब होता है तो बी सर सेट में 5 से माइनस कर दो, हटा दो कौन से एलिमेंट? ए वाले एलिमेंट्स। बी माइनस ए, बी में से ए के एलिमेंट्स हटा दो। तो सर बी सेट ये रहा, इसमें 3 एलिमेंट हैं 3 5 7। जल्दी से इसमें से हटाऊंगा वो जो ए में आ रहे हैं। क्या ये ए में आ रहा है? 5 7। हाँ सर आ रहा है, हटा दो इसे।
क्या ये ए में आ रहा है? नहीं, इसको रहने दो। नो सर। क्या ये ए में आ रहा है? नहीं सर, इसको भी रहने दो। तो बी माइनस ए का मतलब ये सेट होता है, ए माइनस बी का मतलब ये सेट होता है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? Yes, यस sir. सर। तो बेटा इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। मैं आपसे एक क्वेश्चन बनाता हूं। लीजिए, मैंने आपसे कहा क्वेश्चन में फॉलोइंग आर 3 सेट्स एबीसी, ए माइनस बी का आंसर बताइए। अब मैंने आपको 4 ऑप्शन दे दिए, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ये भी है, तो बेटा ये आंसर क्या बन जाएगा? ट्रू बन जाएगा। मैंने कहा ए बी सी ये 3 सेट है, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर बताइए। 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से एक ऑप्शन ये भी है, तो ये आंसर ट्रू बन जाएगा। आई होप क्लियर है, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर। चलो Yes, बेटा sir. आगे बढ़ते हैं अब सेट थ्योरी के अंदर। देखो बेटा कुछ और चीज मैं यहां पर ऐड कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मैंने एक सेट ए लिया, इस सेट ए में एलिमेंट थे 1 2 3। एक सेट बी लिया, इसमें एलिमेंट हैं 4 5 एंड 6। अब सुनो मेरी बात, कुछ वर्ड्स, कुछ टर्म्स आपके सामने रखने जा रहा हूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। जरा बताओ ए यूनियन बी क्या है बेटा? सर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 6 2 3 4 5 6। 5, 6. ठीक है सर। जरा बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या है भाई? सर ए 5, कुछ भी नहीं है, इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट, 5 सेट, नल सेट, nothing, वॉइड five. सेट। शाबाश शाबाश। अब सुनो बेटा, ध्यान से सुनना। ए और बी ऐसे सेट्स जिनका यूनियन ऐसा हो कि ए और बी के अंदर सारे एलिमेंट्स, यूनियन में तो सारे एलिमेंट ही आते हैं ना, बोलो यस सर। Yes, sir. यस सर। बोलो। Yes, sir. अब मैं आपसे पूछता हूं एक क्वेश्चन, चलिए मैं आपके सामने रखता हूं। क्या ए और बी में कुछ कॉमन है? No, sir. No, sir. सर No, sir. कुछ भी कॉमन नहीं है सर, ए बी में कुछ कॉमन नहीं है। ए बी ऐसे सेट जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होता, उन्हें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं। क्या बोलते हैं? Mutually exclusive. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स कहते हैं। अगर उन दोनों सेट्स में कुछ कॉमन नहीं होता, ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, इनका इंटरसेक्शन 5 आ रहा है, देयरफॉर ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आगे बात समझ में? यस सर। चलो अब आगे बढ़ रहा हूं, जरा एक इंपॉर्टेंट बात आपके सामने रखनी है। उस बात को सामने रखने से पहले एक और बात ऐड कर रहा हूं। मैंने एक सेट ए लिया, एक सेट बी लिया। अब मैं आपसे कहता हूं ऐसा सेट डिफाइन करो जिसमें ए और बी के सारे एलिमेंट आ जाएं। तो मैं वो सेट यूनिवर्सल सेट कहता हूं। क्या बोलता हूं मैं? यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट इस रेफरेंस में, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कोई भी हो सकता है जिसमें ए और बी के कम से कम एलिमेंट आ जाएं, इससे ज्यादा भी आ जाए तो कोई बात नहीं। जैसे मैं बोलूं सर यूनिवर्सल सेट ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? बोलो बेटा। नो सर। ठीक है। सो ये है यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बताओ मुझे, ए यूनियन बी, सॉरी ए और बी के सारे एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सारे एलिमेंट Yes, sir. इसमें आ रहे हैं, भले ही ज्यादा भी आ रहे हैं। तो मैं इस सेट को यूनिवर्सल सेट कह सकता हूं ए और बी के लिए। इज दिस क्लियर? Yes, sir. इज दिस क्लियर? Clear है. इज दिस क्लियर? अब मेरे एक सवाल का जवाब Yes, दो। ए और बी इनका यूनियन मैंने करा, इनका यूनियन का जो आंसर आया है, क्या ये यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आ गए? यस सर। यस सर। नो सर। हेलो, Yes, sir. फिर सुनो मैंने मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनना बेटा। नो सर। ए यूनियन बी में यूनिवर्सल के सारे आए या नहीं आए? नहीं आए सर. नहीं आए। नहीं आए। यूनिवर्सल का 7
ए यूनियन बी में नहीं आया। यूनिवर्सल सेट का 8 नहीं आया। ए यूनियन बी में नहीं आया। यूनिवर्सल सेट का 9 ए यूनियन बी में नहीं आया। ए यूनियन बी में यूनिवर्सल सेट के सारे सेट नहीं है, सारे एलिमेंट्स नहीं आए। क्लियर है? अब एक टर्म डिफाइन Yes, करने जा रहा clear हूं, है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बेटा। इस रेफरेंस में जिसमें ये यूनिवर्सल सेट है, ए और बी ये दो सेट हैं, ए और बी ऐसे सेट्स हैं जिसका यूनियन यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स को नहीं रखता, तो हम बोलते हैं ये सेट्स एग्जॉस्टिव नहीं है। एग्जॉस्टिव नहीं है, नहीं है। एग्जॉस्टिव नहीं है। ए एंड बी आर नॉट एग्जॉस्टिव। ये टर्म समझ में आ रही है? Yes, sir. केस फर्स्ट। अरे बेटा बोलो, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? सर एक बार Yes, दोबारा sir. बोलो। फिर से बोलता हूं, देखो। Sir. यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सेट ए 1 2 3, सेट बी 4 5 6, ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 यहां पर आ गए। मेरा सवाल आपसे यह है, यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में आए या नहीं आए? नहीं है। नहीं है। नहीं आए। तो हम बोलते हैं ए एंड बी आर नॉट एग्जॉस्टिव। अब एक एग्जांपल देता हूं जिसमें ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव। केस सेकंड देखिए। ए सेट 1 2 3, बी सेट 4 5 6, लेकिन यूनिवर्सल सेट मैंने बदल दिया 1 2 3 4 5 6। यूनिवर्सल सेट चेंज हो गया। क्या ये यूनिवर्सल सेट माना जा सकता है बेटा? यूनिवर्सल सेट माना जा क्योंकि सकता इसमें है। ए और बी के सारे हाँ, एलिमेंट आ रहे हैं। क्योंकि इसमें ए और बी के सारे एलिमेंट आ रहे हैं, तो मैं इस सेट Yes, को ए और बी का यूनिवर्सल सेट कह सकता हूं। कह सकता हूं ना Yes, बेटा? sir. अब बताओ मेरे सवाल का जवाब। ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट होंगे सर? 1 2 3 1 2 4 3 5 6। ए यूनियन बी में ये सारे एलिमेंट हैं। क्या यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में आ गए? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. अब बोलूंगा मैं ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव। Exhaustive. आप समझ में आया एग्जॉस्टिव का मतलब? यस यस सर। अच्छा बताओ, क्या ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं? Yes, sir. यस सर। Yes, यस, sir. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि उसमें कुछ भी कॉमन क्योंकि उनके नहीं है। नहीं है। और एग्जॉस्टिव का मतलब उनका यूनियन यूनिवर्सल के इक्वल आ जाता है। आना। आ जाएगा। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, आगे sir. बढ़े। सर Yes, sir. Yes, चलो sir. बेटा, कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं जल्दी से। बेसिक चीजें मैं कवर अप कर रहा हूं। सेट ए ये रहा। इस सेट ए के अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3। मैं आपसे कहता हूं इसके सारे सबसेट लिखिए, जितने भी सबसेट हैं। तो इसके जितने पॉसिबल सबसेट है वो सब मैं यहां लिख रहा हूं। ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, और 1 2 ये भी सबसेट है बेटा इसका। 2 3 ये भी इसका सबसेट है। 1 3 ये भी इसका सेट है। 1 2 3 ये भी इसका सबसेट है। ये सारे के सारे सेट इसका सबसेट है ना? यस सर। Yes, sir. यस। एक सेट और है, ये सेट ये भी सबसेट माना जाएगा। याद रखिए, 5 सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, नल सेट हमेशा हर सेट का सबसेट माना जाता है। तो अब ए सेट के जितने पॉसिबल सबसेट थे वो मैंने सबके सब लिख दिए। जरा काउंट करो कितने सबसेट हैं, कितने सबसेट है, काउंट करो। 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए। इसके अलावा और कोई पॉसिबल सबसेट नहीं है। इसके अलावा और कोई पॉसिबल सबसेट नहीं है, नहीं हो सकता इस ए के लिए। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, मैं ध्यान से देखिएगा। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 2 raised to the power NA। N का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। N का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं वो यहां पर आना चाहिए। अब बताइए, 2 की पावर ए में कितने एलिमेंट है बेटा? 3 3। तो 2 की पावर 3 का आंसर बताओ कितना होता है? 8
8। तो ए सेट के 8 सबसेट्स होंगे, ये हमने इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर लिया और मैन्युअली मैंने इसके 8 सबसेट्स कैलकुलेट करके दिखा भी दिए। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर इस सेट ए के अंदर एक एलिमेंट और ऐड कर देता हूं तो टोटल 4 एलिमेंट हो जाएंगे। नंबर ऑफ सबसेट्स sir. कितने होंगे उसके? 16. नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 16। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? अ सेट ए हैज 4 एलिमेंट्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ सबसेट्स विल इट हैव? तो सेट ए में 4 एलिमेंट हैं, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे बेटा? 16 सबसेट होंगे, 16 सबसेट्स होंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर। चलो आगे की बात बता रहा हूं मैं। ए सेट के सारे सबसेट, ए सेट के सारे सबसेट का मैं सेट बना रहा हूं, ए सेट के सारे सबसेट का सेट बना रहा हूं। इसको मैंने ब्रेसेस में बंद कर दिया। इस सेट को मैं एक नाम देता हूं, नाम होता है पावर सेट ऑफ ए। क्या नाम देता हूं मैं? पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए, जिसका मतलब होता है ए के सारे सबसेट का सेट, ए के जितने भी सबसेट थे 8 के 8, उन सब का सेट क्या कहलाएगा? पावर सेट ऑफ ए। इज दिस क्लियर? Yes, sir. चलो बेटा, अब एक और बात इसमें ऐड कर रहा हूं। एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है जहां पर बच्चे गलती करते हैं, वो क्वेश्चन क्या है मैं आपसे पूछ रहा हूं। गौर से देखिए, आपके स्क्रीन पर सेट ए भी नजर आ रहा है, पावर सेट ऑफ ए भी नजर आ रहा है। क्वेश्चन पूछने से पहले आपको एक बात बता रहा हूं, क्वेश्चन पूछने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, 2 बिलोंग्स टू ए, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ट्रू। तो याद रखिए, अगर 2 बिलोंग्स टू ए तो इसमें ब्रेसेस लगा दीजिए, दिस बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। इसमें ब्रेसेस लगा देंगे तो इसको पावर सेट ऑफ ए कर देंगे। अब भी ये ट्रू है, पहले भी ट्रू था, Yes, sir. अब भी ट्रू है। और आप चेक कर सकते हैं, ब्रेसेस टू पावर सेट ऑफ ए में बिलोंग कर रहा है, ब्रेसेस टू पावर सेट ऑफ ए में बिलोंग कर रहा है। आपके मन में कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे, कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन को संभाल कर रखिए। आपके क्वेश्चंस के बहुत सारे आंसर, बहुत सारे क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर आपको अभी मिलने वाले हैं। ध्यान से देखिए, एक बच्चा ये कहता है सर इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए, ये तो एक सेट है, ब्रेसेस टू तो एक सेट है, तो इट इज अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। तो बेटा ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है। ध्यान से देख लो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? ध्यान से सुनिए, रीजन सुनिए। ब्रेसेस टू पावर सेट ऑफ ए में एक एलिमेंट बनकर आया है, ब्रेसेस टू पावर सेट ऑफ ए में एक एलिमेंट बनकर आया है, और क्योंकि पावर सेट ऑफ ए में एलिमेंट है तो इसलिए यहां पर सबसेट का सिंबल नहीं होना चाहिए, यहां पर बिलोंग्स टू का सिंबल होना चाहिए। सबसेट का सिंबल का मतलब ये फॉल्स है, बिलोंग्स टू के सिंबल का मतलब ये ट्रू है। अब क्लियर हो गई मेरी बात? यस सर। यस, वेरी गुड वेरी गुड। हां, अगर मैं ऐसे लगा देता हूं, अब ये ट्रू है, नाउ दिस इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? स्टेटमेंट बन सकता है आपका सेट में। और बेटा बहुत इजी इजी क्वेश्चन होते हैं सेट थ्योरी में, क्वेश्चन बहुत ही इजी पूछे जाते हैं, लेकिन अक्सर बच्चे गलत कर कर इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। अब ये ट्रू है। क्यों ट्रू है? सुनिएगा ध्यान से। बाहर वाला जो ब्रेसेस है वो सेट है, अंदर वाला ब्रेसेस टू एक एलिमेंट है। बाहर वाला जो ब्रेसेस है वो सेट है, अंदर वाला ब्रेसेस टू एक एलिमेंट है। तो इस सेट में एक एलिमेंट ब्रेसेस टू है, इस सेट का एलिमेंट ब्रेसेस टू जो एक ही है, क्या वो पावर सेट ऑफ ए में आ रहा है? इस सेट के सारे एलिमेंट पावर सेट ऑफ ए में आ रहे हैं? तो आप बोलेंगे सर इस सेट में तो एक एलिमेंट है ब्रेसेस टू, वो पावर सेट ऑफ ए में आ रहा है, इट मीन दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। इज दिस क्लियर? सर एक बार और Yes, बताओ, sir. नहीं आया। फिर से सुन लो, फिर से सुन एक लो, बार और सर। फिर से एक बार और बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। मैंने ये कहा ब्रेसिस टू पावर सेट ऑफ ए के लिए एक एलिमेंट माना जाएगा, क्योंकि पावर सेट ऑफ ए में ब्रेसिस टू पूरा एक एलिमेंट है ना? यस सर। यस सर। तो फिर मैं यहां सिंबल यूज करूंगा, ब्रेसिस टू बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, ट्रू।
मैं अगर ब्रेसिस टू पावर सेट ऑफ ए का सबसेट लिख देता हूं तो ये फॉल्स माना जाएगा। इसलिए फॉल्स माना जाएगा क्योंकि हमने बात पढ़ी है, ये जो सिंबल होता है सबसेट, इससे पहले जो लिखा जाता है वो भी सबसेट होता है, इसके बाद में जो लिखा जाता है वो भी सेट। इससे पहले जो लिखा जाता है वो भी सेट, बाद में जो लिखा जाता है वो भी सेट। तो इस सिंबल से पहले जो हमने यहां लिखा है ये एक एलिमेंट है, ब्रेसिस टू पावर सेट ऑफ ए के लिए एलिमेंट है, और अगर एलिमेंट है तो सबसेट सिंबल लिखना सही नहीं है। इतनी बात बच्चों समझ में आई? यस सर, अब आगे। Yes, sir. यस सर। अब आ गई। अब मैंने बोला अगर हाँ मैं इसके अंदर एक और बाहर ब्रेसिस बना दूं तो अब बाहर वाला जो ब्रेसिस है, ये वाला जो ब्रेसिस है, ये ब्रेसिस रिप्रेजेंट कर रहा है सेट, और जो अंदर ब्रेसिस टू है ये है एलिमेंट। तो बाहर ब्रेसिस से मैं इसको सेट बोल रहा हूं, अंदर ब्रेसिस टू को एलिमेंट बोल रहा हूं। इस सेट में एक एलिमेंट ब्रेसिस टू है, इस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है वो पावर सेट ऑफ ए में आ रहा है। सो दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, दिस इज ट्रू। अब क्लियर हुआ बेटा? यस सर। यस सर। यस, वेरी गुड वेरी Yes, गुड। sir, आगे मेरा आपसे समझ। एक और सवाल, शाबाश शाबाश। मेरा आपसे सवाल, वन बिलोंग्स टू ए, ट्रू फॉल्स? ट्रू। ट्रू। वन बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। फॉल्स। 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 ये फॉल्स है, सुन लो ध्यान से, ध्यान से। पावर सेट ऑफ ए में वन कुछ भी नहीं है, ये सर ब्रेसिस वन है, ब्रेसिस वन है। बेटा एक बात बताओ, चेयर अपने पाए के साथ, बैक रेस्ट के साथ, हैंड रेस्ट के साथ चेयर मानी जाएगी? मैं उसमें से हैंड रेस्ट हटा दूं, पाए हटा दूं, उसका जो तख्ता बचता है उसको थोड़ी चेयर बोलोगे आप? यस सर, नहीं बोलेंगे। यस सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसी तरह से यहां ब्रेसिस वन पूरा एक एलिमेंट है। अगर इसमें से मैं ब्रेसिस हटा दूं तो पावर सेट ऑफ ए में वन कोई एलिमेंट नहीं है, पावर सेट ऑफ ए में वन कोई एलिमेंट नहीं है। वन तो पावर सेट ऑफ ए में है ही नहीं, टू भी नहीं है, ब्रेसिस टू है, थ्री भी नहीं है, Braces two है। ब्रेसिस थ्री है। आ गई बात समझ में? यस सर। यस सर। हाँ, अगर मैं ऐसे लिखता हूं, वन ब्रेसिस लगाकर फिर लिखता हूं, स्क्रीन पे नजर आ रहा है, बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। अब बताओ ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ट्रू। अब ट्रू है, अब ट्रू है। सर। शाबाश शाबाश। सर मेरा अब- एक डाउट था हाँ बच्चे बोलो। सर, अगर हमने 2 लिखा और उसको लिख दिया बिलोंग्स टू पावर ऑफ सेट ऑफ ए, तो क्या ये फिर ट्रू होगा? टू बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। कुछ बच्चे तो आंसर बताई देंगे, बताओ बेटा क्या ये गलत है सही है? नो, फॉल्स है, क्योंकि पावर सेट ऑफ ए में टू कहीं नहीं है। तब ब्रेसेस टू होगा। ब्रेसेस टू। शाबाश। तो ब्रेसिस टू लिखूंगा तो मैं लिखूंगा बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। अब ठीक है बेटा, कुर्सी सामने रखी हुई है, अब कुर्सी के नीचे डंडे लगे होते हैं ना। अब मैं आपसे बोलता हूं डंडा कहाँ है? आप बोलोगे सर डंडा तो वो कुर्सी के नीचे से उखाड़ लो, तो वो डंडा नहीं है ना, वो तो कुर्सी का पार्ट है बेटा। यस सर। अगर डंडा अलग से रखा होगा तो उसकी आइडेंटिफिकेशन डंडे वाली होगी, बट वो कुर्सी का पार्ट बना हुआ है तो वो कुर्सी माना जाएगा, वो अलग से डंडा नहीं माना जाएगा। यस आ गई मेरी बात समझ में? यस सर, आगे समझ, गॉट इट। शाबाश शाबाश। सो टू इज नेवर एन एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, braces 2 is an element in power set of A, braces 2 belongs to power set of A, 2 does not belong to power set of A। हाँ मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 does not belong to power set of A। अब सही है, 2 तो है ही नहीं इसमें। Is this clear? यस सर। यस सर। चलो बेटा, Yes, sir, अब clear एक है। और, Yes, एक sir, शाबाश शाबाश, एक और बात इसमें लास्ट में ऐड कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। ये जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया, इसको एक और फॉर्मूला बनाकर यूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, उसका आंसर भी बेटा यही आएगा। ए के सबसेट कितने सर? 2 raised to the power 3, 8। मैं ऐसे नहीं पूछता, मैं ऐसे बोलता हूं ए के पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स हैं? सर वो भी तो 80 है ना, 80 है ना। तो अगर आपसे एग्जाम में sir। क्वेश्चन ऐसे पूछा गया, ये ए सेट है, इसमें 3 एलिमेंट हैं, इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बताओ, आपने 2 की पावर 3 करा, आंसर 8 आ गया। अब क्वेश्चन बदल दिया,
ये ए सेट है, इसका पावर सेट ऑफ ए जो होगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ। अब भी बेटा 2 की पावर 3 करो, आंसर 8 आ गया। पावर सेट ऑफ ए के अंदर भी 8 ही एलिमेंट्स हैं। यस सर। यस चलो बेटा, सर। बात समझ में आ रही यस है? सर। कोई Yes, sir. कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? नो सर। नो सर। नो सर, अब कोई दिक्कत नहीं मोटा है। मोटा बेटा सेट थ्योरी में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया, सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करना बाकी है। मैं चाहता था कि आज की क्लास लेंथी हो जाए, बट मुझे लग रहा है मैं इस क्लास को वाइंड अप करता हूं। आप भी लोग चाय पियो और कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया बेटा इसको रिवाइज जरूर करना फौरन। देखो बेटा, जो कुछ पढ़ाया जाता है ना आपको, अगर आप फौरन के फौरन उसको रिवाइज कर लो तो वो आपके माइंड में पक्का हो जाएगा। अब अगर आप सोचोगे हाँ अभी तो याद है यार, एक काम करूंगा कल परसों रिवाइज कर लूंगा, तो बेटा तब तक आप काफी कुछ भूल चुके होंगे। ठीक है, तो अभी आपको करना Yes, क्या है, sir, जल्दी agree. से एक रिकैप देना है, रिवाइज करना है, और फिर रिवाइज करने के बाद आप रिलैक्स करेंगे। रिवाइज करने के बाद रिलैक्स, और रिलैक्स के बाद फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अपने लिए टाइम टेबल बनाइए, स्ट्रैटेजी बनाइए। CMA इज अ प्रेस्टिजियस कोर्स, ब्राइट विजन एकेडमी, द टीम इज विद यू टू हेल्प यू आउट एट एवरी स्टेज फ्रॉम फाउंडेशन टू द फाइनल। वी आर हैप्पी टू हैव यू विद अस। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू थैंक यू सर, बाय सर, गुड नाइट। बाय बेटा, बाय, गुड बाय, गुड बाय, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट।